वेलकम क्लास। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने किया था लास्ट क्लास में फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, वो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव मतलब आप ये कह सकते हो कि गोल क्या है, अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं। तो पहला है रीजन टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से नहीं करते, स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं और वो रूल्स ही आप सीखोगे पूरी +1 पूरी +2 में। और वो रूल्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हो, पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, मतलब आपको एक सिस्टम से चलना होता है कि सबसे पहले आप क्या बनाओगे, जर्नल बनाओगे जिसमें हर एक एंट्री रिकॉर्ड करोगे। ये आपकी बन गई जर्नल। इसके बाद क्या बनेगी, लेजर। लेजर से फिर बनेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या बनेंगे, फाइनल अकाउंट्स। तो एक आप प्रोसेस से जाते हो, एक स्पेसिफाइड प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस से जब हम चलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। किसके, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के। हम अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स में नहीं लिखते, इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ही आती हैं। उसके बाद टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये देखना होता है कि पूरी साल की ट्रांजैक्शन मुझे याद नहीं रहने वाली, तो मैं अकाउंटिंग करूंगा और साल जब खत्म हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इससे क्या लग जाएगा पता, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। तो हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका क्या मतलब हुआ, टू नो द रीजंस लीडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग से हमें यह भी पता चल जाता है ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ और ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें लॉस हुआ। अब देखो, अकाउंटिंग का प्रिपेयर करोगे पूरा साल, जब हमारी इनकम्स ज्यादा होंगी और खर्चे कम होंगे दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ। जब एक्सपेंडिचर यानी खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी दैट मीन्स लॉस हुआ। जब अकाउंटिंग आपके सामने होगी, अकाउंटिंग आपके सामने होगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पता लगाना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और प्रॉफिट क्यों हुआ और लॉस क्यों हुआ। मान लीजिए पूरा साल आपने कोई प्रोडक्ट बेचा और वो प्रोडक्ट आपने एक टाइम के बाद सस्ते दामों पे बेचना शुरू कर दिया, आपने सेल प्राइस कम कर दिया, ऑब्वियसली फिर क्या होगा, लॉस होगा। और मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा था, कुछ परचेजिंग की थी, और जब सेल करने की बारी आई मार्केट में प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अब अकाउंटिंग में सब कुछ लिखोगे, सारे अमाउंट्स लिखोगे, आप अपने खर्चे भी लिखोगे। अब मान लीजिए आपको 2 एम्प्लॉयज की नीड है लेकिन आपने 10 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। आपकी सेल तो अच्छी है, सेल तो आपकी अच्छी है, परचेज भी ठीक कर रहे हो आप, लेकिन जब सेल माइनस परचेज किया वो तो ठीक हो गया, वहां पे प्रॉफिट आ गया। लेकिन जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला, मतलब अपने ऑफिस के खर्चे निकाले, तो एम्प्लॉयज की सैलरी तो 10 एम्प्लॉयज की सैलरी है, आपको इतने एम्प्लॉयज की नीड नहीं है, तो फिर क्या आएगा, लॉस आ जाएगा या फिर प्रॉफिट कम आएगा। और इसका रीजन क्या होगा, एम्प्लॉयज की सैलरी। आप समझ जाओगे कि देखो मैंने बिना बात की 10 एम्प्लॉयज को रखा हुआ है, मुझे 2 की नीड है, मैं 8 को निकाल देता हूं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, अकाउंटिंग के थ्रू। किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू। उसके बाद है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आप जब भी अकाउंटिंग करते हो, जितनी भी एसेट्स मतलब संपत्तियां बिजनेस की, जितनी भी आप एसेट्स खरीदते हो वो सारी आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो। जितना भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। ओनर जो है बिजनेस का, जब वो पैसा लगाता है बिजनेस में उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल भी हो गई, एसेट्स भी हो गई, और लाइबिलिटीज मतलब मार्केट में आपकी जो देनदारी है, मतलब आपने किसी से सामान उधार लिया था वो क्या हो गई, लाइबिलिटी। और आपने बैंक से
लोन लिया हुआ है, वो भी क्या हो गई, लाइबिलिटी। तो जब आपकी एसेट्स, संपत्तियां, कैपिटल यानी ओनर ने जितना पैसा लगाया, और लाइबिलिटी, ये हम एक फॉर्मेट में जब लिखते हैं उसे बोलते हैं बैलेंस शीट, और ये साल के एंड में बनती है। वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे बनती है बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट जो बनती है वो क्या बताती है, आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब ये कि 31 मार्च को जब आपका साल एंड हुआ, 1 अप्रैल को आपका ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को आपका साल एंड हुआ, उस दिन कितनी एसेट्स हैं आपके पास। आपने मान लीजिए कोई फर्नीचर था जो आपने बेच दिया तो एसेट्स कम हो गई। आपने बिजनेस के लिए एक कार ले ली तो एसेट्स बढ़ गई। आपने मार्केट से उधार लिया तो लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। आपने उधार पे किया तो लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। बिजनेसमैन ने बिजनेस में और पैसा डाल दिया तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ऐसे फ्लक्चुएशंस होती हैं। और हम 31 मार्च को साल के एंड में देखते हैं कि हमारे बिजनेस में एसेट्स कितनी है, कैपिटल कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, और इसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। और ये भी कैसे लगेगी पता, जब आप हर चीज का रिकॉर्ड रखोगे, एसेट्स का, कैपिटल का, लायबिलिटीज का। जर्नल एंट्रीज से क्या करोगे, लेजर बनाओगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये स्टार्टिंग कहां से हुई, जर्नल से हुई है ना। तो वही अकाउंटिंग के थ्रू ही आपको क्या लगता है पता, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब हम हर साल कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या हम एक अच्छे रेट से प्रोग्रेस कर रहे हैं, या हम हो सकता है माइनस में चल रहे हो। इस साल हमारी सेल कितने की हुई थी, मान लीजिए हमारी सेल हुई है 100 लाख की, 1 करोड़ की। नेक्स्ट ईयर अगर हमारी सेल 105 लाख की होगी, दैट मीन्स हमने 5% ग्रो किया। और ये सब कैसे लगेगा पता, अकाउंटिंग से। कैसे लगेगा पता, अकाउंटिंग से। हमारे इस साल के एक्सपेंडिचर है मान लीजिए 50 लाख, अगले साल के कितने हो गए 60 लाख, तो दैट मीन्स 20% इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर्स। तो आपको क्या लगेगा पता कि बिजनेस में हमारी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। हमारे प्रॉफिट मान लीजिए इस साल आए 10 लाख, अगले साल आए 15 लाख, दैट मीन्स 50% ग्रो कर रहा है हमारा बिजनेस। तो ये सब चीजों से क्या लगता है पता, हमारा प्रोग्रेस का लगता है पता कि हम प्रॉफिट में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो हम फिर रीजंस देखते हैं, वही एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे क्या लगता है पता कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, वो भी किससे लगता है, अकाउंटिंग से। उसके बाद टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। हमें एरर मतलब गलतियां या कोई फ्रॉड हुआ है अगर, उसका पता कैसे चलता है, अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग से कैसे पता चलता है कि कोई एरर हुआ है, कोई गलती हुई है या कोई फ्रॉड हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए एक अकाउंटेंट है, ठीक। अकाउंटेंट ने क्या किया, एक बिल पे किया इलेक्ट्रिसिटी का अपनी कंपनी के लिए। उसने अपनी कंपनी के लिए, पर्सनल बिल की बात नहीं कर रहा, उसके घर के बिल की बात नहीं कर रहे हैं हम कंपनी के बिल की बात कर रहे हैं। कंपनी वालों ने उसको भेजा कि आप बिल भर के आ जाओ गवर्नमेंट ऑफिस जाके। उसने बिल पे किया है 15,000 का। उसने बिल कितने का पे किया, 15,000 का, ठीक है। और उसने जब अकाउंटिंग में एंट्री की, तो उसने एंट्री कर दी 18,000 रुपए की। अकाउंटिंग में जब उसने एंट्री कर दी, गलती से उसने एंट्री कर दी 18,000 रुपए की। अब 18,000 उसने क्या लिखा होगा कि मैंने 18,000 रुपए कैश दिया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कैश दिया। कुछ सर्टेन अमाउंट का कैश पहले पड़ा होगा कंपनी में। गलती से उसने 18,000 की एंट्री कर दी, एक्चुअली में उसने 15,000 का ही दिया था, और 15,000 ही एक्चुअल में कैश वो लेके गया था कंपनी से। अब जब 18,000 की एंट्री हो गई, पूरा साल चला, अकाउंट्स बने, लेजर बनी, तो हमने अकाउंटिंग के अंदर मतलब अपनी बुक्स के अंदर कैश कितना कम किया होगा, बताओ। हमने कितना कैश कम किया होगा, हमने
18,000 कम कर दिया होगा, मतलब ज्यादा कैश कम कर दिया होगा। अब जो वैल्यू निकल के आएगी क्लोजिंग बैलेंस, मतलब साल के एंड में जो कैश बच जाता है और जो फिजिकल कैश हमारे गल्ले में पड़ा होगा, फिजिकल कैश, उसमें डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारे लॉकर में जो एक्चुअली में कैश पड़ा हुआ है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में 15,000 का ही दे के आया था, लेकिन अकाउंटिंग बोल रही है कि कैश कम पड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें 3,000 का ज्यादा कैश मिलेगा उसमें पड़ा हुआ लॉकर में। तो फिर हम क्या करेंगे? चेक करेंगे अपने सारे अकाउंट्स और हम पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले वहां पे गलती हुई है। तो इससे क्या हुआ? एरर का पता चल गया। अब फ्रॉड का पता कैसे चलता है? सेम चीज, उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया और उसने देखा कि 15,000 का बिल है। मान लीजिए अकाउंटेंट क्या करता है, 18,000 रुपए निकाल लेता है लॉकर से कि मैं बिल पे करने जा रहा हूं, और उसने 18,000 का पेमेंट कर दिया, 15,000 वहां दिए, 3,000 अपनी जेब में डाल दिए, मान लीजिए अपनी जेब में डाल दिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट का जो बिल है वो संभाल के रखना पड़ेगा। और जब रखा, बाद में जब चेकिंग होगी अकाउंट्स की, जब सीए आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अकाउंट चेक करने आएगा, वो देखेगा कि बिल जो साथ में लगा हुआ है वो कितने का लगा हुआ है। वो चेक करेगा कि बिल लगा हुआ है 15,000 का, आपने 18,000 की पेमेंट करी है, तो कौन फंसेगा यहाँ पे? अकाउंटेंट। तो फिर किससे क्वेश्चनिंग की जाएगी? अकाउंटेंट से। तो अकाउंटेंट ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसा करता हूं तो मेरे को कल को क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो इसलिए अकाउंटिंग से हमें एरर और फ्रॉड का भी पता लग जाता है। ठीक है। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। एक होते हैं शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर होते हैं, और एक होते हैं स्टेक होल्डर्स जो कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब इसमें शेयर होल्डर्स भी आते हैं, इसमें कंपनी के क्रेडिटर्स भी आते हैं। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने उधार में कुछ सामान लिया हुआ है, वो होते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स। वो क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स। तो इसमें क्रेडिटर्स भी आ गए। अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक भी आ गया, हमारे शेयर होल्डर्स भी आ गए, हमारे डिबेंचर होल्डर्स भी आ गए। ये सब लोग क्या होते हैं? वेरियस पार्टीज। और इसमें कौन आता है? गवर्नमेंट एजेंसीज भी आती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट। ये सब क्या होते हैं? ये भी सारे इसमें आते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर हमें जब अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करेंगे अपनी, तो सारी वो अकाउंटिंग हम किसको दिखाएंगे? सारी पार्टीज को, ताकि वो एक डिसीजन ले सकें और वो उनको पता चले कि हमने प्रॉफिट कमाया है या लॉस, और जिसके बेस पर वो अपना डिसीजन लेंगे फ्यूचर का। अगर मान लीजिए लॉस होगा तो जो क्रेडिटर है जिसको हमने पैसे देने हैं, वो क्या बोलेगा? अगली बार मैं आपको सामान नहीं दूंगा, आप तो लॉस में चल रहे हो, मेरे पैसे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पिछले पैसे भी शायद आए या ना आए मेरे, तो वो नुकसान नहीं झेलना चाहता। ऐसे ही बैंक है, बैंक भी आपको लोन तभी देगा जब आप प्रॉफिट में हो, या एक अच्छे प्रॉफिट में हो, या अगर कम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो तो बैंक आपको लोन नहीं देना चाहेगा। तो इसलिए आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ये भी क्या है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव्स की बात। अब हम करेंगे फंक्शंस की बात। फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग के जो फंक्शंस होते हैं, या अकाउंटिंग में आप करते क्या क्या हो, इसे बोलते हैं फंक्शंस। अकाउंटिंग में आप क्या क्या चीजें करते हो, इसे हम बोलते हैं फंक्शंस। पहला, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। फंक्शन क्या है? फंक्शन भी यही है कि आप अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाते हो। आप अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाते हो अकॉर्डिंग टू रूल्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो ये क्या है? कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बन जाते हैं आपके। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। सेम ये हमने किया यहाँ पे, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, कि हमने अपने बिजनेस में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी अकाउंटिंग कम्युनिकेट करनी होती है ताकि वो एक डिसीजन मेकिंग कर पाए। आप भी ऐसे ही कंपनी का शेयर खरीदना चाहोगे
जो कंपनी प्रॉफिट में होगी। उसके बाद प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। आपको मैंने अभी एक एग्जांपल करवाया था कैश वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला, अकाउंटेंट वाला। उसमें क्या था, वो आपका कैश 3,000 रुपये अपनी जेब में डालने की सोच रहा था, लेकिन जब अकाउंटिंग होगी वो क्या करेगी, आपकी एसेट को, संपत्ति को, आपके कैश को, आपके फर्नीचर को, आपके प्लांट मशीनरी को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी कि इसके साथ कोई छेड़खानी ना हो जाए। क्योंकि अगर कैश कम होगा तो बाद में पकड़ा जाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग क्या करती है, आपकी एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। आपकी अकाउंटिंग आपकी एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, कोई गड़बड़ नहीं होने देती, क्योंकि वो गड़बड़ बाद में उभर के आ जाती है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट होती है इसको असिस्ट करती है। इसका क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट जो कंपनी की होती है वो कंपनी को मैनेज करती है। अब जो मैनेजमेंट जो होती है उसको कई सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि हमें नई नौकरियां निकालनी है या नहीं, हमें एक नई फैक्ट्री खोलनी है या नहीं, हमें कितना डिविडेंड देना चाहिए, हमें सेल प्राइस क्या रखना चाहिए। और ये सब कब पॉसिबल होगा, जब आपकी अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग प्रॉपर होगी। जब आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर होगी तभी पता चलेगा कि आप क्या ऐसी स्थिति में हो कि आप बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, मतलब बिजनेस को बढ़ा सकते हो, कोई नई फैक्ट्री खोल सकते हो, नई नौकरियां निकाल सकते हो। अगर अभी बिजनेस अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है तो आप ये सब काम नहीं करोगे, तो इसलिए ये प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मतलब आपको असिस्ट करती है मैनेजमेंट को अकाउंटिंग। उसके बाद है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टी कौन होते हैं, ट्रस्टी आपने वो वर्ड सुना होगा, ट्रस्टी। जैसे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इनके कुछ ट्रस्टीज होते हैं। ट्रस्टीज का अगर मीनिंग देखा जाए तो ट्रस्टीज का मतलब वो होता है कि जिसपे आप विश्वास करते हो। जैसे स्कूल्स के ट्रस्टी होते हैं, काफी रिनाउंड लोग होते हैं, काफी जाने पहचाने लोग होते हैं हमारी सोसाइटी के, स्कूल्स के ट्रस्टी हो गए, कॉलेज के ट्रस्टी हो गए। ऐसे ही ट्रस्टीशिप का मतलब यहां पर यह है, अगर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर अकाउंटिंग ही नहीं होती, और वो आपसे उधार मांगने आ गया, क्या आप उसे उधार दोगे? आप बोलेगा ये अपने हिसाब किताब नहीं बना के रखता, पता नहीं मेरे पैसे भी देगा या नहीं देगा, कल को भूल जाए क्या पता। ठीक है, बैंक लोन नहीं देगा आपको क्योंकि आप अकाउंटिंग ही प्रिपेयर नहीं करते। तो अकाउंटिंग से ही क्यों वो आपको लोन दे रहे हैं और अकाउंटिंग से ही क्यों आपको वो उधार दे रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग एक ट्रस्टीशिप का काम करती है। मतलब अकाउंटिंग एक ट्रस्टी की तरह काम करती है कि आपको उस पर विश्वास है, और अकाउंटिंग बिजनेस की है, तो इनडायरेक्टली आपका बिजनेस के ऊपर विश्वास आ गया। तो ये होता है ट्रस्टीशिप। उसके बाद कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लायंस मतलब पूरा करना, किसको? लीगल नीड्स को, कानूनी जरूरतों को पूरा करना। अब ये क्या मतलब हुआ? जब भी आप इनकम टैक्स पे करते हो, जीएसटी पे करते हो, तो लॉ में रिक्वायर्ड होता है कि आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करो, और कुछ सेवरल ईयर्स तक आपको वो सारे जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। किसी लॉ में 7 साल, किसी लॉ में 5 साल, किसी लॉ में 9 साल तक आपको जो पुराने अकाउंट्स हैं आपके पिछले सालों के, आपको सेफ रखने पड़ते हैं। कभी भी गवर्नमेंट एजेंसी आपसे मंगवा सकती है चेक करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, इनकम टैक्स हो गया, जैसे लीगल नीड्स में इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारे जो एक्ट हैं, कानून हैं, वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करो, अपनी अकाउंटिंग प्रिपेयर करो, ताकि अगर हमें जरूरत पड़े हम आपसे मंगवा सकें। और कुछ केसेस में ऑडिट भी करवाना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो ये क्या हो गया, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। उसके बाद फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स होती है? मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वो बाइक्स भी सेल करती है, गाड़ियां भी सेल करती है, स्कूटीज भी सेल करती है। तो उसके 3 डिपार्टमेंट है, बाइक्स का, कार्स का और स्कूटी का।
तो उसने तीनों डिपार्टमेंट्स में जब अकाउंटिंग प्रिपेयर होगी तो जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी की, उसे पता चल जाएगा कि बाइक्स में कितने की सेल हुई है, स्कूटीज में कितने की सेल हुई है, और आपकी कार्स में कितनी सेल हुई है। तो जब किसी डिपार्टमेंट की जो सेल है या प्रॉफिट है वो नीचे जा रहा होगा, टॉप मैनेजमेंट उसको पूछेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी सेल क्यों इतनी नीचे जा रही है, बाकी डिपार्टमेंट की सेल क्यों ग्रो कर रही है। या ये कह सकते हो, मान लो आप दिल्ली में ज्यादा कार्स बेच पा रहे हो, किसी और सिटी में कम कार बेच पा रहे हो एरिया के हिसाब से, तो जो उस कंसर्न एरिया का जो सेल्स मैनेजर, उसे क्या पूछोगे, आपके एरिया में सेल क्यों कम हो रही है, वहां पर तो सेल अच्छी हो रही है। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, अकाउंटिंग के थ्रू। क्योंकि अकाउंटिंग में टॉप मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि कहां पर कितने की सेल हो रही है, कहां पर कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो इससे आप क्या करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हो कि देखो भैया अच्छे से काम करो, अच्छे से काम करो। ये इसका मतलब क्या हुआ, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छे से काम करो नहीं तो रिजाइन दे दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।